सो लेट्स वेलकम गाइस। आज हम पढ़ेंगे कि हाउ टू ड्राइव एन इक्वेशन फॉर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की इक्वेशन हम कैसे ड्राइव करेंगे इफ़ वी आर गिवन अ जनरल रिवर्सिबल रिएक्शन। से कंसीडर अ रिवर्सिबल रिएक्शन। हमारे पास एक जनरल रिवर्सिबल रिएक्शन है। कंसीडर अ जनरल रिवर्सिबल रिएक्शन। अब रिएक्शन कौन सा है कि लेट अस m moles of A reacts with n moles of B to produce x moles of C and y moles of D। अब ये इक्वेशन हमें क्या बता रही है कि m moles of A एक रिएक्टेंट है, n moles of B ये भी रिएक्टेंट है, x moles of C प्रोडक्ट एंड D moles of Y प्रोडक्ट बना रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज़ है कि ये चीज़ें बन रही है। उसके बाद according to law of mass action, law of mass action क्या कहता है कि the rate of forward reaction is directly proportional to the product of active masses of all reactants। तो हम क्या लिखेंगे कि the rate of forward reaction is directly proportional to the concentration of A। अच्छा, यहाँ पे देखें कि ये जो कोफिशिएंट हम यूज़ करते हैं इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए, वो इक्वेशन कई जो कंसंट्रेशन होगी रिएक्टेंट की उसके एक्सपोनेंट बनेंगे, यानी m इसका एक्सपोनेंट होगा इनटू b पावर n। ठीक है, तो ये फॉरवर्ड रिएक्शन के जो रिएक्टेंट हैं द रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ A इनटू कंसंट्रेशन ऑफ B अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन। सिमिलरली अगर हम प्रोपोर्शनलिटी ख़त्म करते हैं तो यहाँ पे कांस्टेंट आएगा Kf। K इज़ द रेट कांस्टेंट, F फॉर द फॉरवर्ड रिएक्शन। तो Kf को कलेक्टिवली कहेंगे इट इज़ द रेट कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। रेट कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल टू किसके, क्योंकि प्रोपोर्शनली के बाद आया ये, तो A पावर m इनटू B पावर n। ठीक है, दिस इज व्हाट फॉर द रिएक्टेंट साइड और फॉरवर्ड रिएक्शन। तो अब बैकवर्ड रिएक्शन में भी सेम ही तरीके से होगा कि द रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, अब बैकवर्ड रिएक्शन के रिएक्टेंट ये हैं C और D, तो हम यहाँ पे लिखेंगे द रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ C पावर x इनटू कंसंट्रेशन ऑफ D पावर y। कि ये जो यहाँ पे पावर लगेगा ये बैलेंस इक्वेशन करने के लिए जो हम कोएफिशिएंट यूज़ करते हैं दे बिकम द पावर। ठीक है, तो ये प्रोपोर्शनलिटी ख़त्म करें, प्रोपोर्शनलिटी ख़त्म करें तो क्या आएगा Kb, Kf फॉर रेट कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, रेट कांस्टेंट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। ठीक है, तो बैकवर्ड रिएक्शन किस पे डिपेंड कर रहा है, कंसंट्रेशन ऑफ C पावर x इनटू कंसंट्रेशन ऑफ D पावर y। ओके, अब क्या है कि एट इक्विलिब्रियम, जब इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश होगा, एट इक्विलिब्रियम क्या होगा कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू द रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। तो हम फॉरवर्ड रिएक्शन की इक्वेशन मैंने ये निकाली, बैकवर्ड की इक्वेशन हमने ये निकाली, तो हम यहाँ पे फॉरवर्ड रिएक्शन की इक्वेशन लिखेंगे, यहाँ पे बैकवर्ड की लिखेंगे। ठीक है, करते हैं, कोई दिक्कत नहीं। क्या लिखेंगे यहाँ पे कि Kf इंटू A पावर m, Kf पावर m इंटू B पावर n इज इक्वल टू, ये बैकवर्ड रिएक्शन की इक्वेशन है, Kb C पावर x इंटू D पावर y। ठीक है, अब क्या करें कि इस कंसंट्रेशन को यहीं रहने देते हैं, इस कांस्टेंट को जो बैकवर्ड रिएक्शन का कांस्टेंट है इसको यहाँ लाते हैं, और ये जो कंसंट्रेशन है इसको इस साइड पे ले आते हैं। तो इक्वेशन रीअरेंज के हमें मिलेगी क्या, Kf अपान Kb, क्योंकि Kb यहाँ से आ रहा है तो इधर मल्टीप्लाई करा तो इस साइड डिवाइड करेगा, इज इक्वल टू ये एन अदर कांस्टेंट हो जाएगा Kc, यानी व्हाट इज Kf, रेट कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, रेट कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन डिवाइडेड बाय रेट कांस्टेंट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, कांस्टेंट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, इट इज इक्वल टू व्हाट, Kc।
अब केसी में बचा क्या कि इस साइड पे प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन है, दैट इज व्हाट कि C पावर x इंटू D पावर y। अच्छा यहाँ पे देखें कि ये जो कंसंट्रेशन है कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई कर रही थी, उस साइड पे ले जाएंगे तो ये डिवाइड करेगी, तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि A पावर m इंटू B पावर n। तो Kc जो है इट इज़ अ मैथमेटिकल रेशियो बिटवीन व्हाट रेट कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन एंड रेट कांस्टेंट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, या हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं कि Kc इज रेशियो बिटवीन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स एंड कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। हम प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन को रिएक्टेंट से डिवाइड करें, यानी आप इस तरह से भी कह सकते हैं कि द रेशियो बिटवीन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स इज कॉल्ड, इसको भी हम क्या कहेंगे Kc कहेंगे। तो Kc को दो वेज में एक्सप्लेन कर सकते हैं। नंबर वन कि इट इज द रेशियो बिटवीन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट इक्विलिब्रियम, जब इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश होगा। अगर इक्विलिब्रियम नहीं है तो इसको हम कहेंगे रिएक्शन कोशेंट Q, Kc नहीं कहेंगे, Q कहेंगे। Q रिप्रेजेंट करेगा कि रेशियो बिटवीन प्रोडक्ट कंसंट्रेशन टू रिएक्टेंट कंसंट्रेशन एट एनी टाइम। एट एनी टाइम का मतलब ये हो गया कि भले रिएक्शन आपका इक्विलिब्रियम में है या इक्विलिब्रियम में नहीं है, दोनों फॉर्म में आप Q यूज़ कर सकते हैं, पर Kc वर्ड तब यूज़ करेंगे जब इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश होगा। उस वक्त जब इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश्ड है तो प्रोडक्ट टू रिएक्टेंट कंसंट्रेशन रेशियो क्या है, दैट इज कॉल्ड Kc। या अदर वर्ड में क्या कहेंगे कि व्हाट इज द रेशियो बिटवीन रेट कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन एंड रेट कांस्टेंट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, इसको हम क्या कहेंगे, Kc कहेंगे। सो हेयर Kc इज कॉल्ड व्हाट, equilibrium constant. Here Kc is called equilibrium constant. कि यहाँ पे हम Kc को equilibrium constant कह रहे हैं, ठीक है। अब ये अगर equilibrium constant है तो इसको डिफाइन कैसे करें, एंड it can be defined as, हम क्या लिखेंगे, रेशियो, द रेशियो बिटवीन नंबर वन रेट कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, हाँ, रेट कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और ratio between rate constant of forward reaction and rate constant of backward reaction condition क्या, at equilibrium, ठीक है। कि इक्विलिब्रियम के टाइम पे, इक्विलिब्रियम के वक्त पे व्हाट इज द रेशियो बिटवीन रेट कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन एंड रेट कांस्टेंट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, ये कोई फर्स्ट डेफिनेशन। सेकंड क्या होगी कि it is the ratio between what the concentration of products to concentration of reactants again at equilibrium, कि जब इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो उस वक्त प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन में रेशियो कितना है, दैट रेशियो इज कॉल्ड Kc। इस रेशियो को हम क्या कहेंगे, Kc कहेंगे। अच्छा, सिंपली अगर हम बात करें कि Kc का यूनिट होता है, यस होता भी है, नहीं भी होता है, दोनों बातें हैं। अब सिंपली यूनिट कैसे फाइंड करेंगे, यूनिट ऑफ Kc इज इक्वल टू, क्या लिखेंगे आप कि यूनिट ऑफ Kc, शॉर्टकट की ट्रिक बता रहा हूं कि मोल अपॉन dm क्यूब, आप पावर में लिखेंगे डेल्टा n। अगर आपने यूनिट ऑफ Kc मालूम करना है, वेरी शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ, वैसे क्या होगा कि आप प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इस तरह से लिखेंगे, फिर रिएक्टेंट की लिखेंगे, फिर दोनों को कैंसिल करेंगे, फिर जो बच जाए उसको अरेंज करेंगे। मैं आपको सिंपल सी ट्रिक बता रहा हूँ शॉर्टकट में कि आप सिर्फ ये लिखेंगे मोल अपॉन डीएम क्यूब पावर डेल्टा एन। व्हाट इज डेल्टा एन? डेल्टा एन इज मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस मोल्स ऑफ रिएक्टेंट, इसका डिफरेंस लें, ठीक है।
तो प्रोडक्ट के मोल को रिएक्टेंट के मोल से डिवाइड करें, जो डिफरेंस आता है वो ऊपर रखें, ठीक है। इसकी मैं प्रैक्टिस करवाता हूँ आपको, ठीक है। या आप क्या लिखेंगे, और दूसरा यूनिट क्या होगा कि मोल पर लीटर, ठीक है। पावर आप लिखेंगे डेल्टा एन, वही, क्योंकि वी नो दैट 1 लीटर इज इक्वल टू 1 डीएम क्यूब, तो आप मोल पर डीएम क्यूब और मोल पर लीटर यूज कर सकते हैं, ठीक है। ओके, तो अगर सिंपल सा एग्जांपल लें, आपको अगर क्या मालूम करना है, ये मालूम करना है क्या, तो मोल पर डीएम क्यूब पावर डेल्टा एन होगा, या मोल पर लीटर पावर डेल्टा एन। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये रिएक्शन है, ठीक है। अब देखें कि केसी विल हैव सम डायमेंशन इफ डेल्टा एन इज नॉट इक्वल टू 0, कि अगर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के मोल्स बराबर नहीं हैं, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के मोल बराबर नहीं हैं, तो केसी को कोई ना कोई यूनिट होगा, डायमेंशन होगा। अगर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के मोल हैं, इफ डेल्टा एन इज इक्वल टू 0, केसी विल बी यूनिट लेस और डायमेंशन लेस, इसका कोई यूनिट नहीं होगा। अगर क्या है कि डेल्टा एन 0 है, मतलब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के मोल से इक्वल हैं, तो केसी, क्योंकि कंसंट्रेशन यूनिट्स हैं, सारे कैंसिल हो जाएंगे। क्योंकि हम प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन को रिएक्टेंट से डिवाइड करते हैं, तो प्रोडक्ट के यूनिट रिएक्टेंट से क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे, ठीक है। यूनिट ऑफ केसी, यूनिट ऑफ केसी होगा मोल अपॉन डीएम क्यूब पावर डेल्टा एन, ये यूनिट होगा, ठीक है। अगर हमारे पास कोई भी रिएक्शन है, से PCl5 ब्रेक होके PCl3 प्लस Cl2 देता है, ठीक है। अब डेल्टा एन, इसका वैल्यू फाइंड करना है। डेल्टा एन मीन्स मोल्स ऑफ प्रोडक्ट मोल्स माइनस रिएक्टेंट मोल्स। प्रोडक्ट के कितने मोल हैं, 1 + 1 इज इक्वल टू 2, रिएक्टेंट में एक ही मोल है, ठीक है, 1n, इधर 2n। तो हम क्या करेंगे कि 2 से -1 करेंगे, आंसर आएगा 1, ठीक है। तो इस रिएक्शन के लिए हमने क्या लिखना है कि द यूनिट ऑफ दिस रिएक्शन केसी शुड बी इक्वल टू मोल अपॉन डीएम क्यूब पावर 1 का मतलब है कि यूनिट यही रहेगा, तो इसका यूनिट होगा मोल पर डीएम क्यूब, ठीक है, ये यूनिट होगा। अगर इसी टाइप का रिएक्शन कोई और लेते हैं हम, कि 2NO + O2 2NO NO2, ठीक है, कि हमारे पास इस टाइप का रिएक्शन है, ठीक है। पहले तो इसका डेल्टा एन फाइंड करें। डेल्टा एन कैसे फाइंड करेंगे भाई, डेल्टा एन इज इक्वल टू, प्रोडक्ट के मोल्स कितने हैं, 2, रिएक्टेंट के मोल्स 2 + 1 इज इक्वल टू 3n, 3 मोल्स हैं, तो डेल्टा एन क्या होगा कि 2 - 3 विच बिकम्स इक्वल टू -1, ठीक है। तो एन का वैल्यू, डेल्टा एन का वैल्यू क्या आया, -1। अब हमने क्या करना है कि केसी इज इक्वल टू क्या लिखें कि मोल अपॉन डीएम क्यूब पावर -1। पावर -1 का मतलब ये हुआ कि ये जो वैल्यू है 1/, में है, यानी हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे 1/, मोल पर डीएम क्यूब, आपका जो पावर है वो हो गया +1, ठीक है। आज इसको सिंप्लीफाई कैसे करें, तो अगर इसको ऊपर ले जाएं तो डीएम क्यूब ऊपर चला जाएगा और मोल आपका नीचे चला आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम कि डीएम क्यूब अपॉन मोल इज इट्स यूनिट। तो आप जहन में रखें कि अगर रिएक्टेंट साइड 1 मोल बचता है तो आपका यूनिट होगा डीएम क्यूब पर मोल। अगर प्रोडक्ट साइड 1 मोल, यानी डेल्टा एन पॉजिटिव आता है, प्रोडक्ट की साइड पे 1 मोल ज़्यादा है, तो यूनिट वही होगा मोल पर डीएम क्यूब। अगर दोनों साइड से मोल बराबर हैं तो पावर आएगा 0, पावर 0 आएगा, उसका बेस 1 होगा, यानी केसी का यूनिट नहीं होगा। फॉर एग्जांपल हमारे पास रिएक्शन है H2 + I2, H2 + I2 क्या होगा, 2HI। डेल्टा एन देखें, प्रोडक्ट में 2 मोल, ठीक है, माइनस रिएक्टेंट में 1 + 1 इज इक्वल टू 2 मोल, 2 - 2 इज इक्वल टू 0। तो यूनिट क्या होगा कि मोल अपॉन डीएम क्यूब
पावर 0, व्हेन पावर इज 0 द बेस इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो बेस इज इक्वल टू 1, इट मीन्स कि देयर इज नो यूनिट, Kc इज डायमेंशनलेस इफ द मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स आर इक्वल टू द मोल्स ऑफ प्रोडक्ट। अगर रिएक्टेंट के मोल्स प्रोडक्ट के मोल के बराबर होंगे तो आपके Kc का कोई यूनिट नहीं होगा, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट हाउ टू फाइंड द यूनिट ऑफ Kc। आप मुझे इसका यूनिट बताएं। N2 प्लस 3H2 2NH3, कमेंट करें जल्दी में, इसका यूनिट क्या होगा? शाबाश 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 शाबाश, कमेंट करें। इसका यूनिट क्या होगा द फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया का? शाबाश, डू इट। नहीं, गलत है, सोना गलत है। डीएम पावर 6 अपॉन मोल स्क्वायर, रुकैया सही है बिल्कुल। डीएम क्योंकि पावर आएगा आपका माइनस में, इसमें देखें डेल्टा एन है -2, डेल्टा एन क्या है? -2। कैसे -2? 4 मोल प्रोडक्ट रिएक्टेंट साइड पे हैं, 2 मोल जो है प्रोडक्ट साइड, तो 2 - 4 इज इक्वल टू -2। तो आपका ये होगा मोल अपॉन डीएम क्यूब, मोल अपॉन डीएम क्यूब -2 विच इज इक्वल टू 1 अपॉन मोल अपॉन डीएम क्यूब पावर 2। अब इसको होल स्क्वायर को छुड़ाएं तो आपको यूनिट क्या मिलेगा कि मोल जो है वो स्क्वायर हो जाएगा और डीएम क्यूब जो है 2 पावर और होल पावर आपस में मल्टीप्लाई होगा 2 पावर 6, तो डीएम पावर 6 होगा 1 अपॉन के, तो हमारा यूनिट होगा डीएम पावर 6 मोल स्क्वायर। सो दिस इज़ द राइट यूनिट, ठीक है। सो इसी तरह से आपने ये यूनिट फाइंड करना था। जिसने किया अच्छी बात है, जो नहीं कर सका उसके लिए दुआ कर, ठीक है। कंडीशंस फॉर इक्विलिब्रियम। नंबर 1, देखिए फर्स्ट कंडीशन ये है, फर्स्ट कंडीशन क्या है कि Kc वर्ड जो है सिर्फ उस रिएक्शन के लिए यूज़ करेंगे जिसमें इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश हो, ठीक है। द टर्म Kc इज यूज फॉर, द टर्म Kc इज यूज्ड फॉर अ रिवर्सिबल रिएक्शन, where equilibrium is established, equilibrium is established कि जहाँ पे what is the meaning of the conditions के at what conditions equilibrium constant we can use equilibrium constant के पहली बात कि रिएक्शन रिवर्सिबल होना चाहिए, दूसरी बात कि इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश्ड होगा तो हम Kc वर्ड यूज़ करेंगे, और रिएक्शन आपका Kc जो है वो इस्टेब्लिश है या इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश है। अगर आप एक ही अमाउंट डबल कर देते हो, ठीक है, एक ही अमाउंट डबल कर देते हो तो रिएक्शन इक्विलिब्रियम में नहीं रहेगा, इक्विलिब्रियम की पोजीशन डिस्टर्ब हो जाएगी, फॉरवर्ड रिएक्शन की रफ्तार बढ़ जाएगी, तो इक्विलिब्रियम आहिस्ता आहिस्ता बैकवर्ड डायरेक्शन से इस्टेब्लिश होगा। जब वो इस्टेब्लिश हो जाएगा तो रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट कंसंट्रेशन रेशो वही आएगा जो कि पहले था। तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बढ़ाने से या कम करने से या प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ाने से या कम करने से Kc के न्यूमेरिकल और मैथमेटिकल वैल्यू पे या मैग्नीट्यूड पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उसका वैल्यू सेम रहेगा। किससे फ़र्क पड़ेगा? टेम्परेचर। नंबर 3, सो द थर्ड फैक्टर इज टेम्परेचर। Kc has fixed value at constant temperature। अगर हम टेम्परेचर कांस्टेंट रखते हैं, इफ़ वी कीप टेम्परेचर कांस्टेंट, Kc का फिक्स वैल्यू होगा। अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो टेम्परेचर बढ़ाने से Kc वैल्यू इंक्रीज होगा। Kc इंक्रीजेस बाय रेजिंग टेम्परेचर, ठीक है, और Kc डिक्रीजेस बाय डिक्रीजिंग टेम्परेचर। अब रिएक्शन पे कितना इफेक्ट होगा वो हमें आर्रीनियस इक्वेशन बताएगी, जो हमारे सिलेबस में नहीं है उसको छोड़ते हैं, ठीक है। तो अगर टेम्परेचर कांस्टेंट रखते हो आप तो Kc का वैल्यू फिक्स होगा,
अगर टेम्परेचर को वेरी करते हो तो केसी इंक्रीज भी हो सकता है, डिक्रीज भी हो सकता है। और व्हाट टाइप ऑफ चेंज यू हैव मेड, अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हो तो केसी इंक्रीज हो जाएगा, अगर डिक्रीज करते हो तो बिल्कुल केसी भी डिक्रीज हो जाएगा, नथिंग एल्स, ठीक है। उसके बाद व्हाट इज अनदर कंडीशन, द मैग्नीट्यूड ऑफ केसी, the magnitude of Kc indicates the position of equilibrium, कि हमें Kc के वैल्यू से ये पता चलता है कि व्हाट इज द पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। अब Kc के 3 वैल्यूज हो सकते हैं, एंड व्हाट आर दोज वैल्यूज, Kc इज इक्वल टू 1, Kc इज ग्रेटर देन 1, Kc इज लेस देन 1। अगर Kc इज इक्वल टू 1 है तो आप क्या कहेंगे कि द रिएक्टेंट कंसंट्रेशन इज एग्जैक्टली इक्वल टू प्रोडक्ट कंसंट्रेशन। यस, ये Kc1 तब हो सकता है व्हेन प्रोडक्ट कंसंट्रेशन इज एग्जैक्टली इक्वल टू रिएक्टेंट कंसंट्रेशन। अगर प्रोडक्ट और रिएक्टेंट्स के मोल सेम हैं, कंसंट्रेशन सेम है, तो Kc का वैल्यू क्या आएगा आपका इक्वल टू 1 आएगा, क्योंकि ये सिचुएशन हो जाएगी इफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू x, इफ प्रोडक्ट इज इक्वल टू x, देन x अपॉन x इज इक्वल टू 1, यानी सेम वैल्यू को सेम वैल्यू से डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 1 आएगा, ठीक है। इफ Kc इज ग्रेटर देन 1, सेकेंड केस इज व्हाट कि Kc इज ग्रेटर देन 1। अब क्या होगा, व्हेन Kc इज ग्रेटर देन 1 तो फिर क्या होगा कि प्रोडक्ट कंसंट्रेशन, number of moles of product is greater than or more than the number of moles of reactants, कि रिएक्टेंट के मोल से प्रोडक्ट के मोल्स ज़्यादा हैं या उसकी कंसंट्रेशन क्या है, ज़्यादा है, ठीक है। इसी तरह से इफ़ Kc इज़ लेस देन 1, इफ़ Kc इज़ लेस देन 1, Kc जो है वो लेस देन 1 है, ठीक है। अगर Kc लेस देन 1 है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, क्योंकि Kc हम फाइंड करते कैसे करते हैं कि प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन को रिएक्टेंट से डिवाइड करते हैं, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन को रिएक्टेंट से डिवाइड करते हैं, और रेशो जो है 1 से कम आ रहा है, इसमें इट मीन्स के रिएक्टेंट कंसंट्रेशन इज मोर देन प्रोडक्ट कंसंट्रेशन, कि प्रोडक्ट से रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, ठीक है। नंबर 5 एंड द लास्ट कंडीशन इज दैट कि जो Kc का न्यूमेरिकल वैल्यू है, इट डिपेंड्स अपॉन द कोएफिशिएंट्स यूज्ड इन बैलेंस इक्वेशन, कि आप के जो रिएक्टेंट्स हैं इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए हमने कौन कौन से कोएफिशिएंट लगाए हुए हैं, ठीक है। तो नंबर Kc इज रिलेटेड टू कोएफिशिएंट्स यूज्ड इन बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। देखिए, जब आप Kc का वैल्यू निकालते हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मैं इस रिएक्शन की बात करूं, ठीक है, ये इसका कहने का मतलब ये है कि अगर यहाँ पे 2A है और B + 3C बनता है, ठीक है, तो Kc हम कैसे निकालेंगे, Kc होता है प्रोडक्ट टू रिएक्टेंट कंसंट्रेशन रेशियो। आप क्या लिखेंगे, Kc इज इक्वल टू प्रोडक्ट में क्या है, B, अच्छा B के मोल्स कितने इक्वेशन में 1, तो हम कोएफिशिएंट 1 लगाएंगे ऊपर, ठीक है। अच्छा C के मोल्स कितने हैं, 3, तो हम ऊपर 3 पावर में जाएगा, यानी जितना भी बैलेंस इक्वेशन में कोएफिशिएंट होगा, कोएफिशिएंट होगा, वो पावर में, कंसंट्रेशन की पावर में जाएगा, ठीक है, जब आप इक्वेशन बनाएंगे। अच्छा, उसके बाद A की कंसंट्रेशन यानी इसके पावर क्या होगा, 2 होगा, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट कि व्हाट आर द कंडीशंस फॉर द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। टेक द स्क्रीनशॉट। Kc expression from balanced equation, balanced chemical equation, and नंबर 2 सेकेंड पार्ट इसका ये है कि केमिकल इक्वेशन फ्रॉम Kc एक्सप्रेशन। यानी फर्स्ट पार्ट इज दैट कि हमें केमिकल इक्वेशन मिली हुई है,
उससे हम क्या कैसे फाइंड करेंगे, हम ये जो है क्या कहते हैं केमिकल इक्वेशन को केसी एक्सप्रेशन में कैसे कन्वर्ट करेंगे। अगर हमें केसी एक्सप्रेशन मिला हुआ है तो उसको हम प्रोडक्ट में कैसे कन्वर्ट केमिकल इक्वेशन में कैसे कन्वर्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास रिएक्शन ये है N2 प्लस 3H2 2NH3, तो Kc इज इक्वल टू क्या होगा कि द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट में कौन है, अमोनिया, इसको हम रखेंगे स्क्वायर ब्रैकेट में, इसका कोफिशिएंट जो है वो पावर में जाएगा तो ये 2 होगा, डिवाइडेड बाय नाइट्रोजन, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन नाइट्रोजन का 1 मोल है, तो वी डोंट राइट 1 एज इट इज अंडरस्टूड इफ नथिंग इज रिटन ऑन द स्क्वायर ब्रैकेट के ऊपर अगर कुछ नहीं लिखा हुआ, ये अंडरस्टूड है कि 1 ही मोल है रिएक्शन में, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन में कितने मोल्स हैं, 3, तो 3 इसका पावर होगा। ये हो गया कि हमने केमिकल इक्वेशन को केसी एक्सप्रेशन में क्या किया, कन्वर्ट किया। सिमिलरली एक और एग्जांपल कर लेते हैं कि हमारे पास मीथेन प्लस H2O वाटर गैस बर्निंग 3H2, गैस एंड गैस। बताएं केसी इज इक्वल टू क्या होना चाहिए कि ये प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट में पहले कार्बन मोनोऑक्साइड की कंसंट्रेशन, उसके बाद हाइड्रोजन के 3 मोल्स हैं तो कोएफिशिएंट 3 है तो पावर 3 होगा, डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट कंसंट्रेशन, रिएक्टेंट में एक मीथेन है, मीथेन का 1 मोल है तो नो पावर, H2O नो पावर, एक ही मोल है, ठीक है। तो ये हमने क्या किया कि 2 एग्जाम्पल किए, हमने बैलेंस इक्वेशन से केसी एक्सप्रेशन निकाला, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि अगर हमें केसी एक्सप्रेशन ऑलरेडी मिला हुआ है तो उससे बैलेंस इक्वेशन कैसे मालूम करेंगे। चलिए एक एग्जांपल, मिथाइल अल्कोहल, केसी इज इक्वल टू मिथाइल अल्कोहल डिवाइडेड बाय वाटर CH4, कार्बन मोनोऑक्साइड हाइड्रोजन 2। अब बताएं कि ये इससे बैलेंस इक्वेशन कैसे बनाएंगे। ये ऊपर क्या है, ऊपर हम प्रोडक्ट रखते हैं, नीचे रिएक्टेंट रखते हैं, तो रिएक्टेंट पहले आएंगे H2 कोफिशिएंट इसका 2 होगा क्योंकि पावर 2 है, 2H2 प्लस CO कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। ये दोनों गैस हो गए आपके रिएक्टेंट्स, प्रोडक्ट ऊपर लगाते हैं तो मिथाइल अल्कोहल इसकी प्रोडक्ट है, ठीक है। तो आप देखें कि हमने केसी एक्सप्रेशन से क्या निकाला हमने, क्यों निकाला, क्या निकाला हमने जो है वो बैलेंस इक्वेशन निकाली, ठीक है। एक और एग्जांपल है बुक में, उसको देखते हैं। N2H2O, केसी इज इक्वल टू N2H2O2, नीचे है NO एंड H2 बताएं इसको कैसे करें। बैलेंस इक्वेशन में क्या लिखेंगे, द बॉयज एंड गर्ल्स व्हाट यू से, ऊपर प्रोडक्ट है नीचे रिएक्टेंट है, तो रिएक्टेंट ये पहले लिखेंगे कि NO प्लस हाइड्रोजन पे 2 पावर है, इट मीन्स के 2 मोल्स होंगे, इसके कोफिशिएंट इसका 2 होगा। उसके बाद नाइट्रोजन है क्योंकि ऊपर हम प्रोडक्ट लिखते हैं, नाइट्रोजन प्लस वाटर के कह रहा है कि 2 मोल होंगे, ठीक है। तो देखें इक्वेशन बैलेंस है, 2 नाइट्रोजन नहीं तो NO क्या होगा, 2 होना चाहिए, NO2 है, यहाँ पे NO2 है तो ये 2NO होगा, ठीक है। तो नीचे वाले रिएक्टेंट है और ऊपर वाले प्रोडक्ट है, तो रिएक्टेंट साइड पे, और रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में जितने मोल्स लगे हुए हैं उतने मोल्स देंगे, ठीक है। इसी तरह से हमें क्या मिलेगा कि वी हैव कन्वर्टेड केमिकल इक्वेशन इनटू केसी एक्सप्रेशन एंड केसी एक्सप्रेशन इनटू केमिकल इक्वेशन हम कर सकते हैं, एंड वी डिड दैट, टेक द स्क्रीनशॉट। तो आई होप कि आपको ये बात कि 2 काइंड्स, वन इज होमोजीनियस
होमोजीनियस इक्विलिब्रियम, अदर इज हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम। हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम के इक्विलिब्रियम दो किस्म के होते हैं, वन इज होमोजीनियस, अदर इज हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस इक्विलिब्रियम कौन सा होगा? जिसमें फेस सेम हो, फिजिकल स्टेट रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की सेम हो, उसको हम होमोजीनियस कहेंगे। फॉर एग्जांपल, यानी ऐसा इक्विलिब्रियम जिसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की फिजिकल स्टेट यानी स्टेट ऑफ मैटर, PCl5 गैस है, PCl3 गैस है, क्लोरीन भी गैस है। आप देखें कि रिएक्टेंट भी गैस, प्रोडक्ट भी गैस, तो इसको हम कहेंगे होमोजीनियस इक्विलिब्रियम। फॉर द सेम रीजन, इफ वी हैव एसिटिक एसिड which is liquid and we have ethyl alcohol which is also a liquid, when they react they produce ester. The reaction is called esterification. We read it in several times in inter class. तो ये हो गया आपका लिक्विड लिक्विड। देखें रिएक्टेंट भी लिक्विड, प्रोडक्ट भी लिक्विड, तो आप इसको क्या कहेंगे? होमोजीनियस इक्विलिब्रियम। तो ये भी आपका होमोजीनियस इक्विलिब्रियम है। सो व्हाट विल बी इन हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम के रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की फेस चेंज हो, फिजिकल स्टेट डिफरेंट हो। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखें, एक रिएक्शन में लिखता हूँ कि कैल्शियम कार्बोनेट टूट के सॉलिड स्टेट में है, टूट के हमें दे रहा है कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड है, कैल्शियम कार्बोनेट भी सॉलिड है। देखिए स्टेट सेम नहीं। वन रिएक्टेंट इज सॉलिड, वन प्रोडक्ट इज सॉलिड व्हाइल अदर इज द गैस। सो अगर फिजिकल स्टेट सेम नहीं है तो आप क्या करेंगे, क्या कहेंगे उसको? हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम। अगर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की फिजिकल स्टेट सेम है तो आप कहेंगे कि द इक्विलिब्रियम इज होमोजीनियस। तो आई होप कि आपको ये पता चल गया होगा। और दूसरी बात, जब आप हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम में, हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम में लिक्विड और सॉलिड इन्वॉल्व हों, लिक्विड और सॉलिड, तो उसको आप कैसी एक्सप्रेशन में नहीं लिखेंगे, आप उनको इग्नोर करेंगे, क्योंकि इन केस ऑफ हेट्रोजीनियस रिएक्शन द कंसंट्रेशन ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड डज नॉट चेंज, डज नॉट इन्वॉल्व द कैसी एक्सप्रेशन, वो आप नहीं लिखेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर आपको इसकी कैसी एक्सप्रेशन बनानी हो, ठीक है, तो आप क्या लिखेंगे? कैसी इज इक्वल टू प्रोडक्ट क्या है? सॉलिड है, इसको इग्नोर करें। रिएक्टेंट क्या है? सॉलिड है, इग्नोर करें। आप सिर्फ लिखेंगे कि कैसी जो है उसमें सिर्फ गैस जो है उसको इन्वॉल्व करेंगे। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड, इसकी कैसी एक्सप्रेशन में सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड जाएगा। ठीक है। अच्छा, दूसरा एग्जांपल मैं आपको बताऊं, दूसरा ये है कि 3Fe4H2O और आयरन ऑक्साइड बना। ठीक है, उसके बाद देखते हैं और क्या बना। हाइड्रोजन Fe3O4 एंड 4H2। देखिए ये गैस है, सॉलिड, ये आपका गैस, ये सॉलिड। ठीक है, तो ठीक है, अब Kc किसके बराबर होना चाहिए? अगर आप सॉलिड को इग्नोर करते हो, आयरन सॉलिड है, ये भी सॉलिड है, तो Kc इज इक्वल टू क्या होना चाहिए? प्रोडक्ट में जो गैस होगा और रिएक्टेंट में जो गैस होगा उससे डिवाइड करेंगे। प्रोडक्ट में गैस क्या है? हाइड्रोजन, तो Kc इज इक्वल टू होगा हाइड्रोजन, पावर क्या लगना चाहिए? 4, कोफिशिएंट है 4 डिवाइडेड बाय, इधर क्या है? वाटर, H2O, पावर क्या लगना चाहिए? 4, क्योंकि इसका भी कोफिशिएंट क्या है? 4 है। ठीक है, तो इस तरह से इन केस ऑफ हेट्रोजीनियस रिएक्शन आप लिक्विड और सॉलिड की कंसंट्रेशन को इग्नोर करेंगे। ठीक है, टेक द स्क्रीनशॉट। इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशंस, इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशंस इन्वॉल्विंग क्या इन्वॉल्व है उनमें? नंबर 1 पार्शियल प्रेशर, नंबर 2 मोल्स इन्वॉल्व हैं,
नंबर 3 मोल फ्रैक्शन इन्वॉल्व है, मोल फ्रैक्शन इन्वॉल्व है, ठीक है। तो अब केसी इक्वेशंस कैसे बनेंगी? अच्छा, एक चीज़ ध्यान में रखें कि अगर हमारे पास होमोजीनियस इक्विलिब्रियम है और वो होमोजीनियस इक्विलिब्रियम गैसेस का है, तो हम क्या करेंगे? अकॉर्डिंग टू हेनरीज लॉ, हेनरीज लॉ क्या कहता है? हेनरीज लॉ ये कहता है कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर द पार्शियल प्रेशर ऑफ अ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स कंसंट्रेशन। कि इफ वी कीप टेम्परेचर कांस्टेंट द पार्शियल प्रेशर ऑफ अ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स कंसंट्रेशन। तो इन केस ऑफ गैसियस होमोजीनियस इक्विलिब्रियम हम क्या करते हैं कि Kc की जगह पे Kp यूज़ करते हैं। यहाँ पे एक बात आपको जहन में रखनी चाहिए कि Kc इज़ अ जनरल टर्म which can be used for the homogeneous equilibrium, which can be used for the heterogeneous reaction, which can be used for the gaseous equilibrium। पर Kp एक स्पेसिफिक टर्म है जो सिर्फ हम तब यूज़ कर सकते हैं जिसमें रिएक्टेंट भी गैस हो, प्रोडक्ट भी गैस हो, इक्विलिब्रियम होमोजीनियस हो, सिर्फ गैसेस का इक्विलिब्रियम हो, ठीक है। सो गैसियस इक्विलिब्रियम इज डिनोटेड बाय Kp, ठीक है। चले हम कहते हैं कि A प्लस बी रिएक्ट करके इन्होंने प्रोड्यूस किया C प्लस D। अब यहाँ पे A, B, C एंड D दे आर व्हाट? रिएक्टेंट्स। और ये जो छोटी ABC में स्मॉल ABC में A, B, C एंड D हैं, दे आर कोएफिशिएंट्स। के इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए हमने कोएफिशिएंट क्या यूज़ किया? तो जो A, B कैपिटल में है, ये रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को जो है रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। और जो छोटी ABC है, आपके जो स्मॉल लेटर्स हैं, ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं, किसको रिप्रेजेंट करें? ये रिप्रेजेंट करें आपके नंबर ऑफ मोल्स, यानी कोएफिशिएंट कितना हम बैलेंस इक्वेशन के लिए करें, ठीक है। तो इसका Kp इज इक्वल टू क्या होगा? Kp इज इक्वल टू हम लिखेंगे प्रोडक्ट क्या है? C। तो हम लिखेंगे P कैपिटल, P फॉर पार्शियल प्रेशर। सो बेस में लिखेंगे C कैपिटल, पावर में लिखेंगे C स्मॉल। अब ये क्या इंडिकेट कर रहा है कि पार्शियल प्रेशर ऑफ C, और ये छोटा c क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि हाउ मेनी मोल्स आर इन्वॉल्व इन द बैलेंस इक्वेशन। के बैलेंस इक्वेशन में कितने मोल इन्वॉल्व हैं वो हमें C स्मॉल इंडिकेट करेगा। और पार्शियल प्रेशर किसका ले रहे हैं? हम C का ले रहे हैं, तो यहाँ पे C लिखेंगे, ठीक है। और क्या लिखेंगे आप? कि P D पावर D, ठीक है। नीचे क्या आएगा? नीचे आएगा आपका PA पावर A, उसके बाद PB पावर B, ठीक है। तो ये आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा किसके लिए? गैसेस के लिए। कि हेयर द PA, PB, PC एंड PD रिप्रेजेंट व्हाट? पार्शियल प्रेशर ऑफ A, B, C, D गैसेस, ठीक है। और ये जो C, D, A, B स्मॉल हैं, ये कोएफिशिएंट है, ठीक है। ये क्या है? कोएफिशिएंट है। और रिलेशन, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन Kp इज इक्वल टू Kc RT पावर डेल्टा N। के Kp और Kc में ये रिलेशन है कि Kp इज इक्वल टू Kc इंटू RT पावर डेल्टा N, ठीक है। दूसरी बात कि इफ डेल्टा N इज पॉजिटिव, तो क्या होगा? कि Kp इज ग्रेटर देन Kc। इफ डेल्टा N इज नेगेटिव, तो Kp इज लेस देन Kc। इफ डेल्टा N इज 0, नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, Kp इज इक्वल टू Kc। तो आपने क्या करना है? इस पावर को फोकस करना है, ठीक है। मैथमेटिक्स में देखिए, आपको पता है, क्या पता है? कि इफ द पावर इज पॉजिटिव, यानी जो बेस होगा, जो मैग्नीट्यूड होगा,
इट मस्ट बी ग्रेटर देन 1, वो 1 से बड़ा वैल्यू होना चाहिए। जिसका पावर नेगेटिव होगा दैट द बेस ऑफ दैट मस्ट बी लेस देन 1, यानी 0 पॉइंट समथिंग होना चाहिए। देखिए फॉर द सेम फिक्स वैल्यू ऑफ केसी, फॉर एग्जांपल केसी का वैल्यू 4 है, ठीक है, और ये पावर जो है ये माइनस में है, तो इसका ये जो पूरा फैक्टर है ये क्या हो जाएगा, लेस देन 1, यानी 0 पॉइंट फिर जितना भी है। अगर इस कम वैल्यू को इस वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू हमें केपी का मिलेगा। तो केपी अगर पावर नेगेटिव है डेल्टा एन तो केपी स्मॉलर देन होगा, अगर पॉजिटिव है तो यानी नंबर आपका ग्रेटर देन 1 होगा। 4 को आप ग्रेटर देन 1 से मल्टीप्लाई करेंगे केपी ग्रेटर देन आएगा। अगर ये पावर 0 है तो बेस क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। केपी इज इक्वल टू केसी। अच्छा, अगर हम मोल्स इन्वॉल्व करते हैं एन, तो यहां पे क्या लिखेंगे आप कि n मोल्स ऑफ ए, यानी इस केस में आप डायरेक्ट इक्वेशन लिखते हैं कि के एन यानी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट व्हेन नंबर ऑफ मोल्स आर इन्वॉल्व्ड, सेम रिएक्शन है ए बी सी, तो आप लिखेंगे कि n प्रोडक्ट के मोल्स पहले तो C कैपिटल C स्मॉल, यहाँ पे n मोल्स को शो कर रहा है, ठीक है, और n D कैपिटल D स्मॉल डिवाइडेड बाय n A कैपिटल A स्मॉल और n B कैपिटल B स्मॉल। यहाँ पे जो n है ये नंबर ऑफ मोल्स को शो कर रहा है, नीचे A जो है वो किसके मोल, रिएक्टेंट के कितने मोल्स हैं, और ऊपर जो A स्मॉल है वो शो कर रहा है किसको, कोएफिशिएंट को, बैलेंस इक्वेशन बनाने के लिए, ठीक है। व्हाट अबाउट द मोल फ्रैक्शन, Kx इज इक्वल टू होगा आपका मोल फ्रैक्शन ऑफ सेम C, मोल फ्रैक्शन को x से रिप्रेजेंट करते हैं, तो x C पावर C स्मॉल, x C कैपिटल यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ C, ऊपर पावर यानी उसका कोएफिशिएंट कितना है, इनटू x D पावर D स्मॉल डिवाइडेड बाय जो आपका होगा कि x A कैपिटल A स्मॉल, x B कैपिटल B स्मॉल, ये आपका हो जाएगा मोल फ्रैक्शन के लिए। मोल फ्रैक्शन क्या है वो कल करेंगे हम, ठीक है। अगर यहाँ पे Kp इज इक्वल टू क्या होगा, Kp इज इक्वल टू Kn P पावर N पावर डेल्टा N। Kp और इस नंबर ऑफ मोल्स वाली इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन में रिलेशन क्या होगा, देखिए Kp और Kc में रिलेशन ये है, Kp और Kn में रिलेशन ये है, और Kp और Kx में रिलेशन क्या होगा कि Kp इज इक्वल टू Kx P पावर डेल्टा N, P पावर डेल्टा N। और फॉर द नंबर ऑफ मोल्स P अपॉन N, P is total pressure of the reaction mixture and N is the number of moles, delta N is the change in number of moles. So screenshot लें, this is all about today's work, कल हम इसको आगे बढ़ाएंगे, ठीक है।